बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो अवामी मसाइल हों, चाहे वो सियासी मसाइल हों या चाहे वो अवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। और प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अवामी मसाइल की। हमारा पब्लिक फोरम है और इस प्रोग्राम में आप भी लाइव कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना जो मसला है वो शेयर कर सकते हैं। मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के रूह रवा कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसर तनोली साहब, तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो डिस्कस कर लें। जी नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, सबसे पहले ज़िला एबटाबाद में जो कीमती सरकारी अद्वियात हैं उनकी स्मगलिंग करने का जो मामला है, और मामला ये है कि सरकारी अद्वियात जो हैं वो पेशावर से एबटाबाद सरकारी तौर पर DHO ऑफिस में लाई जाती हैं, और यहाँ फिर जो है वो इस अद्वियात को ज़िला के तमाम तर सरकारी हस्पतालों में जो है वो फराहम की जाती हैं, चाहे वो BHUs हों, चाहे वो RHCs हों या चाहे वो DHQs हों। तमाम तर जो इलाके हैं, तमाम तर जो हस्पताल हैं, इनमें फराहम की जाती हैं। और इस दफ़ा मामला कुछ यूँ हुआ है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अगर बात करें तो तकरीबन 4 लाख की मालियत की जो कीमती सरकारी अद्वियात हैं वो स्मगल की गई हैं। और इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जो चरसदा का रिहायशी शख्स है वो एबटाबाद से पेशावर जो अद्वियात हैं सरकारी, ये स्मगल करने की कोशिश कर रहा था, और जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो एबटाबाद के, उन्होंने इससे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये मामला है क्या, तफसीली इस पर भी बात करेंगे। और जो आज का हमारा सेगमेंट है सेकंड, उसमें हम बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के अंदर जो तमाम अजला हैं उनमें क्राइम रेट क्या है, चाहे वो हरीपुर हो, चाहे वो मानसरा हो, इसके अलावा एबटाबाद हो, तोरगर हो, कोहिस्तान हो, तमाम तर जो अजला हैं उनमें क्राइम रेट कितनी है, और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हम लोग तफसीली बात करेंगे। कैसर तनोली साहब तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। जी नाज़रीन, एबटाबाद में जिस तरह मैंने पहले टॉपिक अपना डिस्कस किया कि कीमती जो सरकारी अद्वियात हैं वो स्मगल करने का मामला क्या है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। सरकार का माल हो और उसकी हिफाजत करे कोई मुखलिस होकर, बड़े कम लोग होते हैं ऐसे। मुल्क पाकिस्तान में करप्शन, हठधर्मी, रिश्वतखोरी तो जैसे आम सी बात है। ऐसे ही हुआ कुछ पाकिस्तान के शहर एबटाबाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल में। ज़िला की गरीब आवाम के लिए आने वाली सरकारी हदवियात को हड़पने की कोशिश तो की गई, मगर किसी ने ये इतला ड्रग इंस्पेक्टर को दे दी, और ड्रग इंस्पेक्टर ने बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी टीम के हमरा पेशावर अड्डा पर छापा मार दिया और चारसदा के रिहायशी शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया, इंक्वायरी के लिए हिरासत में ले लिया। बड़ी तादाद में सरकारी हदवियात भी बरामद हुई। सरकारी हदवियात की स्मगलिंग का ये सिलसिला अरसा से जारी था। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्ज़म गैर कानूनी अद्वियात गुज़िश्ता 1.5 साल से DHO ऑफिस और DHQ मुलाजमीन की मिली भुगत से अद्वियात स्मगलिंग कर रहा था, और गुज़िश्ता एक हफ्ता से 4 लाख मालियत की अद्वियात मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त कर चुका था, जिसकी महकमाना कार्रवाई जारी है। कार्रवाई में अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं और कई बाअसर अफराद की गर्दन फिट होने का इम्कान है। इंक्वायरी कमेटी डिप्टी DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल और इंस्पेक्टर मेहताब अहमद की सरबराही में तश्कील दी गई, जिसने 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करनी थी। हदवियात स्मगलिंग करने वाले को हदवियात फ्राहम करने और मुआवनत के इल्ज़ाम में पैरामेडिकल के 9 मुंतहिब सदर हिदायत खान और स्टोर कीपर ज़ुबैर इसहाक को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुअत्तल कर दिया और स्टोर को रात के वक्त ही सील कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सरकारी हदवियात के हवाला से अवाम की शिकायत मंजर आम पर आती रहती हैं, लेकिन अमल दरामद कम नज़र आता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नईम, K2 टेलीविजन, एबटाबाद। जी नाज़रीन, मोहम्मद नईम की आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अब कैसर तनोली की जानिब बढ़ेंगे। कैसर तनोली, सबसे पहले तो बताइएगा, एक तरफ हम बात करते हैं हस्पतालों में, जिस तरह हमारी KP हुकूमत की अगर बात की जाए कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हेल्थ में रिफॉर्म्स ला रहे हैं हम, और दूसरी जानब ये मामला है, ये अच्छा मज़े की बात, ये अभी का मामला नहीं है, पिछले 1.5 साल के अंदर आप देख लें कितनी इन्होंने अद्वियात जो है वो स्मगल की होंगी।
सदीक, आप 1.5 साल की बात कर रहे हैं, ये कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है। ये सिर्फ हज़ारा डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की बात नहीं है, मुल्क के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये सब कुछ होता है। मेडिकल स्टोर से मेडिसिन जब किसी पेशेंट को देनी हो इमरजेंसी के अंदर, तो मेडिसिन मिलती हैं, देनी चाहिए, लाजिम है। सरकार ख़रीद के हॉस्पिटल के अंदर देती है। उसका मकसद ये होता है कि वो कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आए या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आए तो उसको अद्वियात मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिर्फ हज़ारा डिवीज़न नहीं, एबटाबाद नहीं, इस मुल्क के बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मेडिसिन जब आप अपने किसी मरीज़ को लेकर जाते हैं या कोई इमरजेंसी सूरत हाल के अंदर हॉस्पिटल जाता है तो उसको मेडिसिन नहीं मिलती, या वो इवन कि ये भी होता है, हमने अपनी आंखों से देखा सारे मामला को। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स जो है, वहाँ पर भी जो आपको ड्रिप चाहिए या आपको कोई कैनोला चाहिए तो वो आपको परचेज़ करके लाना पड़ेगा। तो ये सिलसिले बड़े अरसे से चल रहे हैं। और फिर जहाँ पे हम लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, हज़ारा डिवीज़न की बात करते हैं, हमारी मौजूदा हुकूमत का हम लोग जिक्र अक्सर करते हैं कि इन्होंने सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है कि हम लोग इनके अंदर बेहतरी लेके आएंगे, सेहत का इंसाफ मिलेगा लोगों को। तो अब सूरत हाल हमारे सामने, हम लोग सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, एक डिवीज़न की बात करते हैं, पूरे सूबे की तरफ तो जाते ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक फोरम हज़ारा, आपको पता है कि हज़ारा का फोरम है, तो हम लोग सिर्फ हज़ारा को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत बुरे हालात हैं, ना गुफ्तगू सूरत हाल है। ये बेनज़ीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल का मामला है, जहाँ पर स्टोर के अंदर जो मेडिसिन आती थी, वहाँ के जो मुलाजमीन थे वो इसको वहाँ से निकाल कर, और ज़ाहिर बात है वहाँ के अमला इसके अंदर मुलविस होता है, कुछ एक बंदे का काम नहीं है, कई लोग इसके अंदर मुलविस होते हैं। एक प्लानिंग के तहत वहाँ से निकाली जाती हैं, फिर उनको मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है वो सस्ते दामों जाके फ़रोख्त किया जाता है। तो सरकारी जो मेडिसिन है जो सरकार ने ख़रीदी हैं, हमारे और आपके पैसों से ख़रीदी हैं, जो इस कौम का, इस मुल्क की आवाम का पैसा जो मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए हम लोग पे करते हैं, तो वो मेडिसिन जब हॉस्पिटल्स में जाती हैं तो वही चंद लोग जो चोर लोग हैं, जो बड़े लोगों के साथ मिल के सारा काम करते हैं। अब DHO या वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, MS हैं या बाकी जो सीनियर वहाँ पे उनके अफसरान हैं, क्या उनको नहीं पता था कि कितनी मेडिसिन आती हैं, कितनी मेडिसिन यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं? गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पर डॉक्टर शाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एबटाबाद डॉक्टर शाह फैसल साहब। डॉक्टर शाह फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता मुनक़ता हो चुका है जी। जी कैसे साहब? तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे आला अफसरान, अभी DHO साहब हमें बताएंगे जी कि जब हमारा राब्ता उनसे हो जाएगा वो यही बात करेंगे जी कि हमने इसका नोटिस ले लिया है, वाकई इसका नोटिस ले लिया गया है, इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है डिप्टी DHO की ज़ेर सदारत। तो सिर्फ नोटिस लेने का मामला नहीं है, ये पूछा जाए कि सिलसिला कब से चल रहा था, इसमें कौन कौन से लोग मुलविस थे, और उस हॉस्पिटल का जो जिम्मेदार अफसर है उसको फिल फोर आपको जो है उसको उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास क्या कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी मेडिसिन आपके पास DHO ऑफिस से जाती हैं, आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं, आप उनको कौन कौन सी अद्वियात जो है वो आपके जो स्टोर है वहाँ से निकलती हैं, वो उन पेशेंट्स को दी जाती हैं। एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड अगर उनके पास है, अगर वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते या वो मेडिसिन जितनी जाती है उतनी वो उन पेशेंट्स तक नहीं पहुंचती, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इतना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये सिलसिला मैंने आपको पहले कहा ना कि कोई साल का 1.5 साल का नहीं है। हमने तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से सिलसिला चल रहा था, लेकिन 1.5-2 साल से भी पुरानी बातें हैं। और सिर्फ बेनज़ीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के अंदर भी है, ये तमाम तरह ज़िला के बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ये मामला है, जहाँ पर जो स्टोर इंचार्ज है वो अपना जो है वो टीका लगाता है सरकार को। और फिर वही बात है कि जब एक बंदा एक जगह पर मौजूद है, उसको ये पता, उसके सीनियर को, वहाँ पे उस हॉस्पिटल के सीनियर को लाजमी पता होता है कि उनके मेडिसिन लेना और उसको स्टोर तक पहुँचाना और उसका रिकॉर्ड मरतब करना, ये सारा सीनियर्स की मौजूदगी में होता है। और अगर मौजूदगी में होता है और इसके बावजूद ये काम होता है तो उसमें वो सारे लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उनको पता होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता फिर भी उनका कसूर है। अगर उनको नहीं पता कि ये मेडिसिन आती हैं लेकिन पेशेंट्स तक नहीं जाती, हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल नहीं होती और बाहर फरोख्त हो जाती हैं, फिर भी उनका कसूर है, फिर भी उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत का, जिसे मैंने पहले जिक्र किया, उनका फोकस है कि सेहत के इंसाफ के हवाले से सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम कर रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड प्लस तकसीम हो रहे हैं। तो इनका फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए ना कि वो चंद लोग जो हैं, जो पहले सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, फिर सरकार को टीका भी लगाते हैं।
तो इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, इन लोगों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मैं फिर कहूँगा कि एबटाबाद का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और अगर अफसरान ठीक हों, अगर ऊपर के आपके आला अफसर ठीक हों, जिनके मातहत अगर इस तरह का काम करते हैं, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कैसे तनोली पहले तो हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर शाह फैसल साहब ने, लेकिन उन्होंने जैसे ही ट्रांसफ़र उनकी कॉल हुई है यहाँ पे, तो फिर उन्होंने कॉल काट दी और दोबारा इस पे मौक़िफ़ देने से फिर इनकार कर दिया। अब मसला पता क्या है, डॉक्टर शाह फैसल साहब DHO एबटाबाद हैं, डॉक्टर शाह फैसल साहब हमें यकीनन सुन रहे हैं, यकीनन हमें देख रहे हैं। डॉक्टर शाह फैसल साहब, इस मसले का हल ऐसे नहीं होगा कि आप हमारा फ़ोन पे हमारे साथ बात ना करें या अपना मौक़िफ़ पेश ना करें इस सारे मामले के हवाले से। मौक़िफ़ पेश करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके एंड की चीज़, डॉक्टर शाह फैसल इसके अंदर कसूरवार नहीं होगा, डॉक्टर शाह फैसल ने ये काम नहीं करवाया होगा, लेकिन डॉक्टर शाह फैसल की जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो जो मेडिसिन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर देते हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास होगा, और उनको ये भी पता होगा कि जिनको मैंने मेडिसिन ट्रांसफ़र की है, जिनको मैंने हैंड ओवर किए हैं, तो उनके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और उनको पता होना चाहिए कि बेनज़ीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर दिन में कितने इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, उनकी OPDs के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं और कितनी मेडिसिन जाती हैं। ये सारा रिकॉर्ड मुरतब करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपका काम है, आप लोग जवाबदेह हैं, आपको जवाब देना होगा। बजाय इसके कि आप हमारे साथ बात करते, बजाय इसके कि आप इस केस के हवाले से कोई जो आपने इंक्वायरी कंडक्ट की है या इंक्वायरी आपने मार्क की है उसके हवाले से आप हमें बताते, तो फ़ोन बंद करने से या अपना मौक़िफ़ ना पेश करने से मामला हल नहीं होगा। ये मामलात हैं और हम लोग कोशिश करेंगे, प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे हमारे जो वज़ीर सेहत हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें, उनसे बात करें, सेक्रेटरी हेल्थ से बात करने की कोशिश करें खैबर पख्तूनख्वा के, कि अगर इस तरह से लोग अपने आप को छुपाएंगे या बात नहीं करेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। इस मसले को आज हमने उठा लिया है, हम लोग इस मसले को उस वक्त तक इसके ऊपर बात करेंगे जब तक इसके ऊपर हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ इस बात तक नहीं है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, एक हफ्ते के अंदर 4 लाख की मेडिसिन की बात हो रही, 4 लाख नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये 4 करोड़ की मेडिसिन गई होंगी। तो ये 4 करोड़ की मेडिसिन जो है कोई स्टोर कीपर नहीं लेके गया या सिर्फ कोई क्लर्क की मामलात नहीं है, इसमें टॉप से लेके बॉटम तक सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोगों का कसूर है। और फिर डॉक्टर शाह फैसल साहब को तभी मेरा ख्याल है कुछ अरसा हुआ है यहाँ पर आए हुए एबटाबाद के अंदर DHO, इससे पहले वाले जो DHOs हैं उनको भी सामने तफ्तीश किया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि जी ये सिलसिला कब से चल रहा था और कितनी मेडिसिन जो है वो सूबे ने हज़ारा डिवीजन के अंदर दी, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए दी, वो पिछला सारा रिकॉर्ड निकलवाया जाए। इसके अंदर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को इन्वॉल्व किया जाए, उनसे पूछा जाए, वो तहकीकात करें और पूछा जाए कि बताएं जी कि कितनी मेडिसिन आई है। ये सिर्फ 2 लोगों ने इंक्वायरी कर दी है कि उसमें आपने ड्रग इंस्पेक्टर डाल दिया, एक डिप्टी DO को आपने DHO को बिठा दिया और उसके बाद आपने 1-2 लोगों को कसूरवार ठहरा के इस मामले को क्लोज कर दिया। ये मामला यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है, इस मामले की तह तक जाना जरूरी है, इस मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है, इस मामले के अंदर बाकी तहकीकाती इदारों को, मैं तो चाहूँगा कि नैब को भी, नैब KP जो है या नैब के जो बाकी विफाकी इदारा है वो इसके ऊपर तहकीकात करे, इस सारे मामले को उठाएं। और ये 1.5 साल का तो ज़राए बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। कैसे तनुली गुफ्तगू जारी रखेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुर्शीद आलम बात कर रहा हूँ G10 इस्लामाबाद से। जी खुर्शीद साहब, क्या कहेंगे? कैसे हैं जी? ठीक है, अल्लाह का करम। असल बात यह है जी कि G10 इस्लामाबाद में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, छोटा सा घर है अपना। तो एक गवर्नमेंट की एक तो ये है कि सर्दियों में हमें यहाँ गैस नहीं मिलती, इस्लामाबाद में अगर हमें गैस नहीं मिलती तो हम किधर जाएं। मेरा एक घर है हरीपुर में, लोरा चौक में ना, कैसर साहब को पता होगा लोरा चौक किस जगह पे है, वहाँ तो गैस जाती नहीं है। दूसरा, एक दफा मैंने कैसर साहब से पहले भी कहा था कि हाउसिंग वालों के पास हमने मेंबरशिप ली हुई है गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने, काइंडली कोई गवर्नमेंट को ऐसा गोशगुजार करें कि वो कम अज कम जिन लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है 10-10 साल से 25-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए दिए हुए हैं, उनको कुछ तो दे, पता तो चले कि क्या कर रहे हैं, वो थलिया केस है या इस तरह का कोई। बहुत शुक्रिया आपने कॉल साहब, आपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की बात की। जब जिस शख्स ने कहते हैं ना कि पाकिस्तान हाउसिंग की या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की कोई किसी स्कीम के अंदर अपनी मेंबरशिप ले ली ना, वो कहते हैं कि कभी ना कभी जो है ना उनका नंबर आ ही जाता है, चाहे वो 5 साल बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, वो स्कीम से मुस्तफीद ज़रूर होते हैं। तो आप भी उम्मीद रखें, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि शायद आपका पूरा भी निकल जाए और आपको सरकारी स्कीम के तहत आपका प्लॉट या घर मिलता किस्तों पे। ये आपको पता ही है कि सरकार भी आपसे पूरे पैसे लेती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाता है, कुछ मामलात आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो ज़रूरी बात है, इसमें जो मुतलका इदारा है वो इसके ऊपर काम कर रहा होगा और इसकी एक प्रोसेस है, एक टाइम लगता है इसके ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आपका नंबर भी उसमें आ जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे सदीक DHO एबटाबाद की। डॉक्टर शाह फैसल साहब ने जब हमारी गुफ्तगू सुनी होगी
तो उन्होंने कहा होगा ये तो आज मसला इन्होंने और उठा दिया। हालांकि डॉक्टर शाह फैसल साहब से हमारी, आपको पता है कि इससे पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बात हुई है। कोविड-19 के हवाले से उन्होंने हमें बड़ा मौसर प्लान बताया कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी हमें बहुत सी जगहों पर नजर आया कि कितना खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर जितना उनकी सर्विस है, जो उनकी ड्यूटीज है, उनको बेहतर तरीके से अंजाम दें। लेकिन इस मामले के ऊपर भी जहाँ पे मैंने आपको कहा ना, सिर्फ एक या और दो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी जी अब्दुल रहीम साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अस्पतालों में जाते हैं ना, जैसे आपकी अभी मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका ना। जी जी। तो ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं, जब मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, उधर से एक बड़ी सारी किट आ जाती है कि ये दवाइयाँ लेके आओ। 100 रुपये जाते हैं, वो तकरीबन 4000 5000 रुपये की 10,000 रुपये की दवाइयाँ बन जाती हैं। तो उनमें से इस्तेमाल बहुत कम होती हैं वो दवाइयाँ। बहुत शुक्रिया तो आपने फिर वो कॉल की। दवाइयाँ ऑपरेशन थिएटर से वापस स्टोर पे चली जाती हैं, उधर से वो पैसे मिल जाते हैं उनको। बिल्कुल ठीक है आपने। ये हमारे भाई हैं अब्दुल रहीम एजे के से। आपको पता है किसी सर्जरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो सर्जरी के लिए वो आपसे सर्जरी के आलात भी मंगवाते हैं, मेडिसिन भी मंगवाते हैं, आपसे बेहोशी की दवा भी मंगवाते हैं, सारी चीज़ें वो कम से कम भी आपको नहीं तो 8-10 हज़ार रुपये का नुस्खा बना के देते हैं। जब वो आप मेडिसिन लेके आते हैं और वो मेडिसिन ला के आप या बाकी जो सर्जिकल का सामान होता है वो आप ओटी में देते हैं या मुतलका जो जिन लोगों ने आपको कहा होता है उनको पहुँचाते हैं, तो वो सर्जरी का जो सामान होता है उसमें से आधा सामान जो है वो वापस हो जाता है और वापस वो लाने वाले को नहीं होता, वो उसी स्टोर पे वापस हो जाता है बाद में। तनोली हमने देखा है कई मरतबा जो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं और जो बाहर भेजते हैं कि ये जी ये सामान ले आए वो सारा, तो उनका भी उसमें कमीशन रखा होता है स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स पे। बहुत बड़ी आम सी बात, हर जगह भी इस मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो चोरी है ना, उस चोरी को बेनकाब करना बड़ा जरूरी है। उस चोरी को पकड़ना इसलिए जरूरी है कि हमारे इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती यही है कि जब भी किसी की चोरी सामने आती है या उसकी कोई चीज़ सामने आती है तो उसमें फिर उनको जब पता होता है कि यार इस मामले से अब बचा नहीं जा सकता, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करके दिखाना होगा, फिर क्या वो कुछ ना कुछ करते हैं कि 1 से 2 छोटे मुलाजमीन जो होते हैं ना, उनको कहते हैं जी कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया है, इनको हमने पनिश कर दिया है, तो ये समझते हैं कि मामला बस ओके हो गया। इस केस के अंदर मैं पर्सनली मैं चाहूँगा कि इस केस के अंदर सिर्फ वो स्टोर कीपर या उनका जो अस्पताल का वो हमला है वो सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है। जितने लोग पिछले साल 1.5 साल से बेनज़ीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो एमएस हैं चाहे बाकी जिम्मेदार उनके अफसरान हैं, उन सब से इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी ये सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर नहीं कर सकता और ना डिप्टी DHO कर सकते हैं। इसके अंदर बाकी जो तहकीकाती इदारे हैं, मैंने कहा ना कि 4 लाख की एक हफ्ते की आप बात करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? सर जी मैं अब्दुल रहीम तरीन बात कर रहा हूँ अरनाई से। जी अब्दुल रहीम साहब क्या कहेंगे? सर जी ये दवाई का पूछा था, सरकारी अस्पताल लेबर अस्पताल अरनाई में मौजूद है, दवाई बिल्कुल है नहीं अस्पताल में और आम के लिए मिलेगा नहीं। अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। देखें ये शिकायत है, ये लोग शिकायत करते हैं, ये उनकी तकलीफ जो उन पर गुजरती है ये वो बात करते हैं कि जब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने प्यारों के साथ जाते हैं, खुद किसी मसले में अगर मुब्तला होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल का रुख इसलिए करते हैं कि चलें वहाँ से हमें सस्ता और हम लोग अफोर्ड कर सकेंगे, हम लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। जब वहाँ पर जाते हैं और फिर जब सरकार का नाम आता है ना, तो सरकार सेहत के हवाले से उन हॉस्पिटल्स का एक बजट होता है, एक उन्होंने फंड मुख्तस किया होता है जो मेडिसिन की मद में आएगा, जो उनकी अगर हम लोग देखें उनकी बाकी मामलात की मद में आएगा, कोई कंस्ट्रक्शन की मद में आएगा, वो फंड करोड़ों में आते हैं। और मेडिसिन के लिए सबसे ज्यादा फंड मुख्तस किया जाता है कि मेडिसिन जब कोई आम आदमी आएगा, जब गरीब आदमी आएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कोई बड़ा सेक्रेटरी तो हमें जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर सेक्रेटरी साहब जाते भी हैं या कोई बड़ा अफसर जाता भी है तो बड़े VVIP प्रोटोकॉल के साथ जाता है। उसके लिए तमाम तर स्टाफ पहले से स्टैंड बाय रखा जाता है, उसके लिए तमाम तर दरवाजे पहले से खोल दिए जाते हैं, उसको अच्छे माहौल के अंदर ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब गरीब आदमी जाता है ना, उसके दिमाग में यही बात होती है कि अगर मेरा बीमारी बढ़ गई या मेरे मामलात बढ़ गए तो चले मैं यहाँ पर ये चीजें अफोर्ड कर सकूंगा, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। इसी तरह है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो मैं लिया से नूर बोल रहा हूँ। अच्छा जी सर क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्राम लगा किट पे और दवाइयाँ चोरी होती हैं, इनसे बात करनी है मैंने। हाँ जी हाँ जी जी बोलिए। कैसर खान तंदूरी साहब से। जी बात करें, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रोग्राम में इस वक्त बहरास्त हमारे साथ शामिल हैं। हेलो
सर बोले, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए आप। कैसर तंदौली साहब, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। कैसर तंदौली साहब, इसमें छोटा हमला इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये छोटा हमला एक दो को सस्पेंड करने से नहीं होता, ये बड़े लोगों को पकड़े आप। सर मैंने तो यही बात की, मैंने कहा इसमें से ये ना हो जिस तरह से हम लोग माजी में देखते रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई होती है कि एक दो छोटे क्लर्क या स्टोर कीपर को आपने सजा दे दी, उसको हटा दिया, जो ऊपर बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी अगर वो शामिल नहीं भी हैं, और अगर उनकी कोताही है, उनको पता ही नहीं है कि उनके नीचे ये सब कुछ हो रहा है, तो वो असल कसूरवार हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और ये फिर वही मैं बात करूंगा कि ये सिर्फ एक हफ्ते का मामला नहीं है, ये एक साल का मामला नहीं है, ये 1.5 साल का मामला नहीं है। सोर्सेज ये बताते हैं कि काफी अरसे से जो है ये सिलसिला चल रहा था। और ये फिर मैं बताता जाऊं एक दफा कि बेनजीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल का ये मामला नहीं है सिर्फ, ये अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ऐसे मामला आते हैं, ये हजारा डिवीजन के बड़े जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर भी ये मामला आते हैं। हम लोग तो उनके हालत जार पे रोते रहते हैं कि वहां पर हालात ऐसे हैं, वहां पर स्ट्रेचर नहीं है, वहां पर व्हील चेयर्स नहीं है, वहां पर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स नहीं मिलते। ये मामला तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अंदर जब इसकी आप तय में जाते हैं, इसकी खोज लगाते हैं कि मामला क्यों है, जबकि सरकार आपको करोड़ों अरबों रुपए के फंड रिलीज करती है, मेडिसिन की मद में आपको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो उन पैसों का इस्तेमाल किधर होता है, वो मेडिसिन किधर जाती है। तो फिर ये चीज जो है सामने आई है कि ये मेडिसिन तो ऐसे स्टोरों से गायब होकर मुख्तलिफ सूबों में जारी जाए। रखेंगे, यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ज़िला एबटाबाद के अंदर कीमती सरकारी अद्वियात के स्मगलिंग के हवाले से। इस हवाले से हमने कोशिश की डॉक्टर शाह फैसल जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं एबटाबाद के, उनसे हमारी बात हो सके। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई थी, वो लाइव कॉल पे हमारे साथ स्टूडियोज़ में जब प्रोड्यूसर साहब ने कॉल ट्रांसफ़र की तो उन्होंने हमारी बातें सुन के कॉल कट कर दी, उन्होंने अपने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। और अब अपने सेकंड जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे नाजरीन। हम लोग बात करेंगे हज़ारा डिवीजन में जो क्राइम रेट है, क्राइम की शरह कितनी है हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला में, चाहे वो एबटाबाद हो, हरीपुर हो, मानसरा हो, तोरगर, बडग्राम, तमाम तर जो अजला हैं वहाँ पर अगर हमने देखा है गुज़िश्ता 6 माह के अंदर एबटाबाद की अगर बात की जाए तो पोश इलाकों में हम जो आम वारदातें हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मंशियात फरोशी और कार लिफ्टिंग समेत दीगर जो क्राइम हैं वो हमने देखा है कि आम होते जा रहे हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे एबटाबाद से सरदार फैजान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। समेत हजारा भर में चोरी डकैती राजधानी की वारदातों में इजाफा, नामालूम मुलजमान चोरी डकैती राजधानी। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कैसर साहब, हमने देखा है कि तमाम तर अजला, वो एबटाबाद की बात की जाए, चाहे वो मनसरा की बात की जाए, चाहे वो हरीपुर की बात की जाए, तमाम तर अजला में हमने देखा है कि तमाम तर जो वारदातें हैं वो आम हो चुकी हैं। पुलिस क्या कर रही है, वो एक तरफ तो वो सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, हम वो कहते हैं जी हमने आगाही मुहिम चलाई है, ये किया है, वो किया है, लेकिन यहाँ पर देखा है हमने कि ये वारदातें आम हो रही हैं। क्या मसला है? तो हमारे नाजरीन तक नहीं जा सकी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। दूसरा, मैं इस पे आने से पहले मैं मेडिसिन वाली बात को उसको जो है ना थोड़ा सा उस पर ख़तामी कुछ जो अल्फाज हैं वो मैं कहूँगा कि जिस तरह से हमने पहले कहा कि DHO साहब जो हैं, जब हमने पहले भी उनसे रब्ता किया किसी भी मसले के ऊपर, चाहे वो कोविड का हो या बाकी हेल्थ इश्यूज हों, तो उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी डिप्टी DHO साहब कर रहे हैं, एक उसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हैं। तो ये बात हमारे शाह फैसल साहब जो DHO साहब हैं वो अपने माइंड में रखें कि हम लोगों को उन्होंने जवाब इसलिए देना है कि ये इंक्वायरी उन्होंने उनके कहने पर हो रही है, और ये मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहेगा, ये सूबे तक भी जाएगा। हम लोग इसको सेक्रेटरी हेल्थ के
तक लेके जाएंगे, मिनिस्टर हेल्थ तक लेके जाएंगे कि इस मामले की आप तय तक जाएं, इसमें कौन कौन से अफसरान मुलव्वस थे, किन लोगों की मौजूदगी में ये सिलसिला कब से चल रहा था। ये सारी बातें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। और इस इंक्वायरी में मैं एक दफ़ा फिर कहता जाऊँ कि अगर सिर्फ 1 से 2 निचले दर्जे के मुलाजमीन को आपने निशाना बनाया या उनको आपने सज़ा दी तो ये काफ़ी नहीं होगा। इसके अंदर तमाम तर जिम्मेदारों की निशानदेही होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक शफाफ इंक्वायरी करें, आप शफाफ तरीके से सारे मामला को आगे लेके चलें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और आज अगर वो अपना मौक़िफ़ पेश कर देते तो चीज़ें क्लियर हो जाती कि वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची और मामला कहाँ तक बढ़ा है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आपने कहा जी कि हज़ारा डिवीजन के अंदर क्राइम और मोबाइल स्नैचिंग, टारगेट किलिंग, मंशियात का काम, मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करूँगा, हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। यहाँ पर टारगेट किलिंग जो है वो ज़्यादा है। टारगेट किलिंग से मुराद रिपोर्ट वही वाली दोबारा चलाते हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। समेत हजारा भर में चोरी डकैती राजनी की वारदातों में इजाफा। नामालूम मुलजमान चोरी डकैती राजनी की वारदातें करके फरार हो जाते हैं। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। हजारा में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कत्ल की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस मुलजमान ताहाल रूपोश हैं। एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर में मुतअद्दिद दुकानों के ताले तोड़कर इन दुकानों से नकदी, कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए हैं। हजारा में जेब तराशी की भी वारदातों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासर भी खुलेआम मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। हजारा डिवीजन कराची के बाद दूसरी बड़ी मंशियात की मंडी है। पेशावर व्यापारियों ने भी अपने डेरे हजारा में डाल रखे हैं। DIG हजारा संगीन वारदातों में मुलव्वस मुलजमान की अदम गिरफ्तारियों का नोटिस लेने में नाकाम दिखाई देते हैं। हजारा डिवीजन के शहरियों का कहना है कि IG खैबर पख्तूनख्वा बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए इकदाम उठाएं। हजारा का पुरअमन माहौल वारदातों से तबाह हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सरदार फैजान, K2 TV, की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बिल्कुल, हज़ारा डिवीजन में क्राइम रेट की अगर बात करें तो छोटे छोटे पुलिस की जानिब से जो छोटे चोर होते हैं, छोटे उनके जो सरगना होते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। छोटे जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको गिरफ्तार करके सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है कि हमने ये कारकर्दगी कर दी है, वो कारकर्दगी कर दी है। कैसे तंदोली, कब तक ये मामला चलेगा? देखिए, मैं जिक्र कर रहा था कि टारगेट किलिंग का। टारगेट किलिंग हम लोग हज़ारा डिवीजन के 2 अजला के अंदर जो है वो मुतवातिर हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जब भी चाहें जिसको चाहें कहते हैं जी कि कत्ल करवा दें, मरवा दें। और ऐसे हमने कई वाक़यात देखे हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर, 2 अजला के अंदर। एबटाबाद टारगेट किलिंग के हवाले से वहाँ पर ये चीज़ें कम हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब जब हम लोग कारकर्दगी की बात करते हैं ना, तो हज़ारा डिवीजन की पुलिस, और फिर हम लोग एक दफ़ा जिक्र करेंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा का, पुलिस रिफॉर्म्स की और पुलिस को बेहतर बनाने के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वो यही कहते हैं कि ये मिसाली पुलिस है। KPK की जो पुलिस है वो मिसाली पुलिस है। तो मिसाली होगी, ज़ाहिर बात है, किसी न किसी जगह पर उन्होंने कोई मिसालें कायम की होंगी, लेकिन हज़ारा डिवीजन के अंदर ये मिसालें हमें अभी देखने को मिली नहीं है। काजी जमीलुर रहमान साहब DIG हज़ारा हैं, एक अच्छी शोहरत के आमिल पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन अब आज जब आपने ही मेरा ख्याल है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, पुलिस साहब ने भी रब्ता करने की कोशिश की कि आप बताएं कि क्योंकि DIG हज़ारा हैं वो बेहतर बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के क्या हालात हैं, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के क्या हालात हैं। हम लोग तो जो चीज़ें देखते हैं, हमारे नुमाइंदे जाकिर तनोली ने हमें ज्वाइन किया है। जाकिर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जाकिर साहब, बताइएगा हरीपुर के अंदर क्या शरह है जराइम के हवाले से अगर बात की जाए, राजधानी, लूट मार, डकैती, इस हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम बात करें अगर जिला हरीपुर में क्राइम और जराइम के हवाले से, तो ये मैं सदीक आपको बताता चलूँ कि ये जो साबका यहाँ पे दौर चला है, जो DPO थे यहाँ पे इशफाक अनवर साहब, तो उनके दौर में हमने देखा है कि जो पुलिस अफसरान थे जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनको जजा से ज़्यादा सजा दी गई, जिसकी वजह से पूरे जिला हम हरीपुर की बात करें तो जो काबुल पुलिस ऑफिसर थे, जो SHO थे या जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो ज़्यादातर या तो मोटरवे में चले गए या स्पेशल ब्रांच में चले गए या CCTV पे चले गए।
और इसके साथ एक सिद्दीक और बात है कि जो जिला हरिपुर है, बदकिस्मती इसकी ये है कि ये जिला तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस की नफरी है वही है जो जिला बनने से पहले थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो हदूद हम बात करें तो एक साइड पे स्वात है, तुर्खार है, इस्लामाबाद है, अटक है, तो पुलिस नफरी ना बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई कार लिफ्टिंग की वारदात होती है तो वो आसानी से कार लिफ्टर यहाँ से निकल जाता है, अगर कोई टारगेट किलिंग की वारदात होती है तो वो यहाँ से आसानी से निकल जाता है। हमारे कहते हैं तहसील के मुताबिक सबसे बुनियादी मसला जो जिला हरिपुर का है कि यहाँ पे पुलिस नफरी बिल्कुल है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया जाकिर तनोली, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कैसे साहब, जाकिर तनोली पुलिस साहब की नफरी की गुफ्तगू उन्होंने आपने बात सुनी? की, मैं पुलिस नफरी की उन्होंने बात की, देखें डिस्ट्रिक्ट हरिपुर उन्होंने बड़ा अच्छा इस हवाले से बताया। जी। एक तरफ इस्लामाबाद के साथ लगता है, मखनियाल आप ऊपर चले जाएं, थाना मखनियाल डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में है, ठीक है, और यहाँ से पीर सुहावा और मखनियाल में कोई इतना फ़र्क नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें डिस्ट्रिक्ट हरिपुर को, एक तरफ एबटाबाद के साथ, दूसरी तरफ मानसेरा के साथ लगता है, तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको पुलिस को नफरी की कमी है तो जो मौजूदा पुलिस अफसरान है, अगर DIG हज़ारा हमारे साथ इस वक्त मौजूद होते या हमारे साथ वो फ़ोन पे बात करते तो उनसे सवाल किया जा सकता था कि नफरी की कमी को पूरा करने के हवाले से उनके पास क्या प्लान है। तो नफरी अगर पूरी नहीं होगी तो आप जराइम के ऊपर काबू नहीं पा सकती। ये बड़ा बड़ा बुनियादी सा एक काम है जिसको इतना करने बड़ा की जरूरत है। इलाका, इतने बड़े इलाके को और जब दूसरा पुलिस पहाड़ी इलाका भी, उसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका भी है। और आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन हज़ारा डिवीजन के जिनको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, उनके कातलों के हवाले से क्या पेश रफ्ता है, कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो केस कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा साफ़ियों को हमने देखा कि कत्ल किया गया डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के अंदर। टारगेट किलिंग का मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना कि हरिपुर और मानसेरा के अंदर टारगेट किलिंग हमने देखी है, जिसको टारगेट किया उसको कत्ल कर दिया गया। फिर सबसे बड़ा जो मसला है कातलों की गिरफ्तारी। कातलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें भी बनाई जाती हैं, उनको टास्क भी दिए जाते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होते। बाकी मंशियात की बात है, मंशियात में भी ये दो अजला बनिस्बत एबटाबाद के यहाँ पर मंशियात का जो काम है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी मंशियात आप पंजाब से भी लेके जाते हैं और यहाँ से पंजाब से यहाँ पर भी आती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? क्या रहे आप, ठीक हो? अल्लाह का करम जी। अब्दुल सत्तार साहब क्या कहेंगे? कैसे साहब हमने गल करनी है, जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं अब्दुल सत्तार बोल रहे हैं। कैसे साहब? जी सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या है भाई? ठीक, बड़ी मेहरबानी, आवाज चाहिए सर, अदा करवाई नहीं जा रहे ना। जी जी, मैं अब्दुल सत्तार बोल रहे हैं। तो जी सत्तार साहब, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैंने आगे केस किया था ना, मनोज साहब से बात की थी। जी 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 सर जी, वो काचे साहब ने आवाज उठाई है, बड़ी मेहरबानी थी सर, बहुत शुक्रिया। आपका काम होना चाहिए और हमने यही कहा था कि मेरिट के ऊपर पुलिस जो है वो इस मामले को देखेगी। अगर आपके साथ कुछ ज्यादती हुई है या कुछ ज्यादती कर रहा है तो मेरिट के ऊपर पुलिस तफ्तीश करके आपको इंसाफ दिलाएगी। तो ज़ाहिर बात है, जब कुछ चीज़ आएगी सामने, पुलिस का काम उसको इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस का काम है कि वो आपको, मुझे, हर आम आदमी को, हर आम और ख़ास को जो है वो इंसाफ फराहम करे। तो सदीक, यहाँ पर मामला जो है मंशियात वाला और टारगेट किलिंग वाला, ये डिस्ट्रिक्ट हरिपुर के अंदर वाकई ज़्यादा है। और मंशियात का जो इस्तेमाल है, जो वहाँ से उसकी सप्लाई है, वो क्योंकि बासानी होती है, पंजाब से इस्लामाबाद से हरिपुर, हरिपुर से इस्लामाबाद और पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर ये मंशियात स्मगल होती है। तो इसके लिए पुलिस अपनी कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस अपनी कोशिश के अंदर क्या कर सकती है? पुलिस कोई छापा मार टीमें बना सकती है, पुलिस कोई अपने कोई मुखबर उसके लिए रखते हैं वो लोग, लेकिन फिर वही बात है कि जब आपके पास नफरी कम होगी, आपके पास वसाइल की कमी होगी, तो आप 100% नताइज नहीं दे सकते। पुलिस की खामियां भी हैं वहाँ पर। पुलिस के आला अफसरान अगर अपने ऑफिस से निकलें, कुछ अपनी अच्छे काबिल अफसरान का वो चुनाव करें, उनको पता हो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे DSPs हैं, कौन कौन से ऐसे सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको अगर हम लोग टारगेटेड काम दें और वो उनसे काम ले सकते हैं। ऐसे बेशुमार अफसरान हैं, बड़े काबिल अफसरान हैं, बड़े अच्छे तफ्तीश के बड़े माहिर लोग मौजूद हैं। लेकिन ये दिलचस्पी पे है कि आपका DPO, आपका मुतलका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो कितना दिलचस्पी से काम करना चाह रहा है, कितना वो
इन मसाइल के हल के लिए काम करना चाह रहा कहते है। तंदुली, हम अगर बात करें सिर्फ और मंशियात फरोशी की, तो हमने देखा है, अब सिर्फ मैं हज़ारा डिवीज़न की बात करूंगा, आप देख लें अगर ज़िला मानसरा में आप चले जाएं, जो मानसरा इंटरचेंज है वहाँ चले जाएं, चाहे आप एबटाबाद इंटरचेंज पे चले जाएं, वहाँ पे हर वक्त वहाँ पे आपके नारकोटिक्स कंट्रोल की गाड़ी, एक्साइज डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद रहते हैं, हर गाड़ी को चेक करते हैं। फिर मंशियात मतलब इस तरफ स्मगल करना, इस तरफ देखें, किस तरह मंशियात पकड़ी कब जाती है? मंशियात तब पकड़ी जाती है जब आपके पास बड़ी पक्की मुखबरी हो, आपको पक्की इतला हो। वैसे गाड़ी में क्या जा रहा है और गाड़ी में कितनी मिकदार में मंशियात जा रही है, ये कोई नहीं जज कर सकता। और ना नारकोटिक्स वाले ना एक्साइज वाले साथ गाड़ी को चेक करते हैं, वो गाड़ी उसी को चेक करते हैं जिस पे उनको कोई डाउट होता है। अगर उसमें से कोई एक आध गाड़ी भी उनको उस गाड़ी की कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है तो तब वो पकड़ी जाती है। अदरवाइज मंशियात को लेके जाना, और जो लोग ये काम करते हैं वो उनसे बेहतर सोच रखते हैं, उनसे बेहतर प्लान करते हैं, तो वो चीज़ों को निकालना लेके जाना इतना बड़ा काम नहीं होता। लेकिन जो लोग ये गिरफ्तारियां करते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं अपने माल के साथ, उसमें अब मैंने इससे पहले कहा ना कि आपके पास मुखबरी होती है या आपके लोग, आपकी टीम बड़ी हो, आप किसी एक गैंग के ऊपर काम कर सकें, आप किसी को एक को पकड़ के उसको तफ्तीश कर सकें या उसको आप उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए उसमें अपने लोग डाल सकें, ये बड़े प्लानिंग के साथ काम होता है। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से सोबान अस्कर अर्ज कर रहा हूँ। जी सुभान साहब, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आज प्रोग्राम आपका मेरी सोच के मुताबिक चल रहा है, इंतजार था मुझे। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा, लाहौर में इंटरसिटी बस स्टैंड है बहुत बड़ा, इसके इर्द गिर्द का इलाका जो है ना, ये मनुशियात फरोशों का बहुत बड़ा अड्डा है। यहाँ पर जो जुर्म हो रहा है वो तो सरेआम हो रहा है, हर चीज सरेआम बिक रही, सरेआम ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर ना पुलिस वाले जो है रात के अंधेरे में शरीफ आदमी को घेरते हैं, अंधेरे में खड़ा करते हैं और अपने पास से भी उसको कोई चीज डाल के हरासा कर देते हैं। जब लेने के देने पड़ जाते हैं तो कुछ देकर ही जान छूटती है वहां पर ना। और शरीफ बच्चों को जो कि अंडर एज है 18 ईयर, उनको बकायदा ठुड्डे मारते हैं सरेआम। तो ये सद्देबात के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया है जहां पर एक आवाम की आवाज आपके नोटिस में लाई जा रही है। अगर हो सके तो काइंडली आप इसका नोटिस लें, ताकि ये है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो परेशानी से बच सके। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कैसे साहब? अच्छा, आप देखें पुलिस के किरदार पे भी बड़ा बाज़ औक़ात लोग सवाल उठाते हैं। ये भी अब एक बराह रास्त पुलिस के जो जिम्मेदारियाँ वो कहते हैं जी कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जहाँ पर जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, मंशियात के काम कर रहे हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं, उन लोगों को तो नहीं छेड़ा जाता। अब एक थाने का जो एसएचओ होता है ना, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मुख्तसर वक्फे की तरफ जाते हैं। जी नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। हम लोग आज बात कर रहे हैं हज़ारा डिवीज़न में क्राइम के हवाले से। कैसे तनोई साहब, हम बात कर रहे हैं क्राइम के हवाले से। आज हमने DIG साहब से रब्ता करने की कोशिश की, DPO से रब्ता करने की कोशिश की। उनका तो ये मौक़िफ़ है कि हमें IG साहब की तरफ से अहकामात हैं कि जी बात नहीं करनी। कोई नए अहकामात जारी हुए। इससे पहले तो हमने देखा है कि हम लोग जब भी रब्ता किया DPO मानसेरा से, DPO हरीपुर से, DIG साहब से, बिल्कुल, तो उन्होंने हमें मौक़िफ़ पेश किया है अपने एंड से। उन्होंने अपनी तमाम तरह जो कारकर्दगी है वो बताई है। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है कि जो अच्छी अच्छी कारकर्दगी है वो आप बताते रहें, और बाकी जो चीज़ें अगर मुश्किल हैं या जो आप नहीं बता सकते उससे आप ज़रा बच के रहें। ये एक हकीकत है कि इस वक्त हज़ारा के अंदर मंशियात का काम भी हो रहा है। बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि वहाँ पर टारगेट किलिंग जो है वो बहुत आसान है, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको महफूज कहूँगा कि वहाँ पर आपको पता है कैंटोनमेंट भी है और वहाँ पर कुछ और एजेंसीज भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो पुलिस भी अच्छा काम करती है। एक अभी हमारे लाहौर से कॉलर ने कहा
कि जी एक जगह पे मंशियात का काम होता है, वहाँ से मंशियात बेची जाती हैं, वहाँ से लोग आके मंशियात लेते हैं, लेकिन रात के औकात में आम लोगों को वहाँ पर तलाशी के बहाने तंग किया जाता है। और तंग करने के साथ साथ ये भी होता है कि कुछ मंशियात अपने पल्ले से डाल के उनको फंसा दिया जाता है। पुलिस के अंदर जहाँ पर ऐसी काली भेड़ें हैं, वहाँ पर अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, काली भेड़ें मौजूद हैं जो ऐसे काम करती हैं। इसके ऊपर मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। आप राशिद से बात करें जरा। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। राशिद अली राशिद साहब बताइएगा, ज़िला मानसरा में जराइम के हवाले से आज हम लोग बात कर रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न के ज़िला मानसरा के अंदर बताइएगा क्या शरह है जराइम की, अगर बात करें मंशियात फरोशी की, जराइम की क्या हालात है, तमाम तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सदीक, बिल्कुल जराइम की शरह जो है इस वक्त जिस तरह पूरे हज़ारा डिवीज़न में पीक पे जा रही है, तो यही हाल जो है इस वक्त ज़िला मानसरा का भी है। ज़िला मानसरा के जो इस वक्त 17 थानाजात हैं, जो मुख्तलिफ मकामात के जो थाने हैं, इन थानों की अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट लें तो उनमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो मुनशियात की हैं। अच्छा, अब ये बात तो है, एक तरफ जो पुलिस अफसरान है वो तो कारकर्दगी ले लेते हैं। उन्होंने जिस तरह TMA के अंदर रखा है आफ्ता सफाई मुहिम, तो इन्होंने रखा होता है आफ्ता एंटी मुनशियात मुहिम। और इसी तरह जो है इन्होंने गाड़ियों के हवाले से कोई कार लिफ्टिंग का केस है तो वो, या मफरूरों के खिलाफ कोई ऑपरेशन है। अब मसला ये है कि रिश्वत जो है, रिश्वतखोरी उसी तरह है, थानों के अंदर टाउटगिरी जो है वो उसी तरह है कि जिस तरह ये हुकूमत ने दावे किए थे कि ये पुलिस कल्चर तब्दील करेगी, पुलिस का जो उन्होंने रोल मॉडल बनाने का ऐलान किया था वो तो मुमकिन न हो सका। लेकिन जिला मानसरा की अगर बात करें तो जिला मानसरा में देखें, एक अगर पुलिस अफसर है यहाँ के जो DPO हैं साबिक बलोच साहब, अगर उनकी बात करें तो उनकी मेहनत या उनकी जो उन्होंने जो कोशिशें की हुई है वो तो अपनी जगह, लेकिन हाल ये है कि थानों के अंदर जिस तरह जो मामला सुलझने चाहिए थे वो नहीं हो सके। अभी आज ही मेरी एक दरख्वास्तगुजार से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि आज से 5 से 7 दिन पहले उसने एक एप्लीकेशन थाने में दी थी और कल उसको कोरा सा जवाब दे दिया गया है कि भाई तुम्हारी इस दरख्वास्त पे अमल दरामद नहीं हो सकता। उसमें साथ एक जो लेबॉर्ट्री की एक मेडिकल रिपोर्ट है वो भी उसने लगाई हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि वो क्यों उन्होंने कॉल की, तो उसने बताया कि वो कह रहे हैं कि ये आपकी जो रिपोर्ट है ये ठीक नहीं है। अब हालत आप ये देख रहे हैं कि थानों के अंदर ही जो पुलिस वाले हैं, जो तफ्तीश करने वाले हैं, वो खुद ही जज भी बने हुए हैं, वो खुद ही तफ्तीश भी कर रहे हैं और वो खुद ही वो मुकदमात दर्ज भी कर रहे हैं और खुद ही। राशिद अली राशिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जी कैसे साहब आप बात कर रहे थे? पुलिस की मैं बात कर रहा था कि कुछ जिस तरह से काली भेड़ें हैं, वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। और ये काली भेड़ें ना, ये पुलिस के, मैं इख्तियारात की बात करूँ, पुलिस के पास लामहदूद इख्तियारात हैं और पुलिस वाले के ऊपर हाथ डालना भी आसान होता है। अगर कोई पुलिस अफसर सीनियर या खुद वो ठीक हो, उसकी अपनी रेपुटेशन अच्छी हो, खुद वो ईमानदार हो, खुद वो पाक साफ हो, तो नीचे वो करप्शन करने वाले मुलाजिम के ऊपर बड़ी आसानी से हाथ डाल सकता है। लेकिन जिस तरह से मंशियात के केसेस की बात हुई ना, कि मंशियात अपने पल्ले से डाल देनी, लोगों को फंसा देना, ये सबसे आसान काम है। 1000 ग्राम अगर आपके पास चर्स है तो 1000 ग्राम आपने कागज़ों में पूरी करनी है। बिलफर्ज सदीक के ऊपर 1000 ग्राम का पर्चा मैंने देना है और सदीक का मंशियात से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। एक IO जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो सदीक को फंसाने के लिए 1000 ग्राम चर्स पल्ले से खरीद के या किसी से लेके डाल दीजिए कि सदीक ये मंशियात अपने हाथ में थैले में लेके जा रहा था, तो मैंने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे ज़ातियात अगर वो करना चाहें, ऐसी चीज़ें होती हैं, हम देखने को मिलती हैं। वो काली भेड़ों के बारे में बता रहा हूँ। जी जी। तो सदीक ये मंशियात थैले में लेके जा रहा था, या सदीक के पास ये बैग के अंदर मंशियात रखी थी, तो ये हमने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। अब वो मंशियात उसने रखी थी कि नहीं, वो मंशियात वो लेके जा रहा था कि नहीं, ये कोर्ट में साबित होगा। पर्चा आपके ऊपर दे दिया 9C का उसने बना के, 1000 ग्राम से ऊपर 9C, और उनको पता है 9C नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जमानत जो है वो जल्दी जल्दी नहीं होती। तो जब किसी को तगड़ा पर्चा देना हो, कहते हैं 9C में डालो इसको। तो 9C में जब डाल दिया तो वो आपको पता है कि जल्दी जमानत नहीं होगी। फिर वो आप जमानत करवाने के लिए जब अपना वकील खड़ा करेगा या अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वकील खड़ा करेगा, तो बेगुनाही साबित होते होते वो बेचारा दिमागी तौर पर फारिग हो जाता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? वालेकुम जी, महमूद मैं बोल रहा हूँ पिंडी से। जी महमूद साहब, क्या कहेंगे? यार मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी 50 साल उम्र है जी जी, और इन 50 साल उम्र का तजुर्बा है कि पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।
जी जी। क्या पुलिस, क्या अदलिया, क्या जो है ना जर्नलिस्ट, क्या टीचर्स, क्या डॉक्टर्स, सबका आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हर क्राइम के पीछे जो है ना 99% ये पुलिस इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेट बनी हुई है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस पुलिस को खत्म करो खुदारा के लिए, ताकि अवाम भी आराम से जो है जिए और हमें इन पुलिस वालों से हमारी जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, महबूब साहब के अपने जज्बात हैं, वो अपने तजर्बे से, अपनी जो उनका एक्सपीरियंस है उससे बात कर रहे थे। पुलिस हकीकत में देखें, मैंने कहा ना कि हर इदारे का अपना काम, हर इदारा अपनी जगह पे काम कर रहा है। फौज अपना काम कर रही है, रेंजर्स अपना काम कर रही है, FC अपना काम कर रही है, ANF अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। पुलिस अगर इस मुल्क का कोई निज़ाम अगर चला रहा है तो पुलिस ही चला रही है। आपका मोबाइल चोरी होता है तो आप पुलिस के पास जाते हो, आपका कोई गन पॉइंट पर लूट लेता है आप पुलिस के पास जाते हो, आपके घर में कोई चोरी डकैती की वारदात होती है आप पुलिस के पास जाते हो, आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप फिर पुलिस के पास जाते हो। पुलिस का आवाम के साथ बराह रास्त वास्ता है, लेकिन इसके अंदर जो गंद है उसको साफ करने की जरूरत है। इसमें जो गंदे लोग हैं, जो काली भेड़े हैं, उनको निकालना बड़ा जरूरी है। बगैर पुलिस के इस मुल्क का निज़ाम नामुमकिन सी बात है, वो चल ही नहीं सकता। पुलिस ही चलाती है, पुलिस ही चलाएगी, और पुलिस ही का बराह रास्त आवाम के साथ वास्ता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। जहाँ पर जो बुरे लोग हैं, जहाँ पर जो लोग काम सही से नहीं कर रहे, और जो लोग ऐसे लोगों के साथ पर्सनल अपनी जो उनकी खलचे हैं, जो उनके मामलात बिगड़े हुए हैं और ऐसे लोगों को फंसा देते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी यूनिफॉर्म जब जॉब में आप जाते हैं तो आप ओथ देते हैं कि जी मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती मामला नहीं होगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं अपनी नौकरी को, अपने इस प्रोफेशन को जो है बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? सर मैं इदरीस बात कर रहा हूँ जी इदरीस साहब, क्या कहेंगे? सर बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। खुदा की कसम हमारे मुल्क में करप्शन बेदरेज पड़ी है। 50 साल से लोग पाउडर बेच रहे हैं, ये सरेआम बेच रहे हैं, सरेआम, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। 50 साल से सरेआम पाउडर बिक रहा है फैसलाबाद में। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अब मैं आपको बताता हूँ, अफीम, चर्स, पाउडर, आइस, ये कोई आम बंदा नहीं बेच सकता। इसका जो कारोबार करता है ना, जो इसका ये धंधा करता है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है। उसका अप्रोच, उसका कारोबार और उसकी जो पोजीशन होगी वो बड़ी मजबूत और तगड़ी होगी। वो करोड़ों रुपए में डील कर रहा होगा, करोड़ों रुपए के मामला, और वो आम लोगों में, अच्छे लोगों में बड़ा सफेदपोश होगा। वो कैपिटल के अंदर बड़ा उसके पास बंगला होगा, घर होगा, यहाँ पर वो बड़े बाज़त तरीके से बड़े सफेदपोशी की ज़िंदगी गुजार होगा। ऐसे कई लोग मौजूद हैं, और ऐसे कई लोग जो अपने छोटे छोटे कारोबार जाहिर करके पीछे उनका काम ये है कि वो मंशियात का काम करते हैं। और मंशियात चर्स कोई 200 ग्राम, 400 ग्राम या कोई 1000 ग्राम कर लें, ये कोई छोटे लेवल पे कोई एक बंदा काम कर सकता है। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में मंशियात का काम होता है, उसके पीछे पूरे पूरे गैंग्स हैं, पूरे पूरे नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। ये बात हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। और हज़ारा के अंदर भी ऐसे नामी ग्रामी गैंग्स मौजूद हैं जो पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं, और वहाँ की सियासी क़यादत को भी कंट्रोल करते हैं। और वो माल और सारा सामान वहाँ पर उनका सप्लाई होता है। अय्याशी वो इस्लामाबाद में करते हैं। अच्छा, कैसे दोनों साहब, DPOs जिस तरह आपने भी कहा कि अच्छे कामों की अगर बात करें तो वो फ़ौरन से आके अपना मौक़िफ़ देते हैं। आज हमने हर DPO से रब्ता किया, DIG से रब्ता किया कि तो ये इतला आई ना कि शायद नया आर्डर, उनको नया हुक्मनामा जारी हो गया कि IG साहब ने कहा कि आपने नहीं जाना, आपको अलाउ नहीं कर रहे हम लोग, KP गवर्नमेंट, सूबे का IG जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो वही बात है कि अच्छे कामों की जब उनकी कोई हम लोग देखते हैं, प्रेस रिलीज भी आ जाती है और अपना वो स्टेटमेंट भी देते हैं, वो अपना आके मौक़िफ़ भी, अपनी तारीफ़ी मामलात भी आके शेयर करते हैं। तो जहाँ पर कोई बुरी बात या कोई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई चीज़ चल रही है तो उसको आके डिफेंड करें, उसके अंदर आके उसके अंदर कुछ जो बेहतरी ला सकते हैं वो आके बताएं। तो जरी बात है, अच्छा सब कुछ नहीं हो सकता, ना अच्छा हमारे एंड से हो सकता है, ना आपके एंड से हो सकता है। मिलजुल की चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और ये अगर हम लोग क्राइम की बात करें, मंशियात की बात करें, मैंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से एक दफ़ा बात की तो वो कहता है जी कि आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, मंशियात का काम तो बरतानिया अमेरिका के अंदर भी बड़े धड़ल्ले के साथ होता है, तो इसलिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इतना मसला नहीं है। यहाँ पर भी होता है तो ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। मैंने कहा ये तो हल भी नहीं है कोई, कि अगर दुनिया कुछ करती है तो हम लोग भी उस चीज़ को वैसे ही बर्दाश्त करेंगे। ये इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, और
इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क आप वाज़ेह करें। बहुत शुक्रिया कैसर तनोली, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया। आज हमने बात की ज़िला एबटाबाद की, जहां कीमती सरकारी अद्वियात की स्मगलिंग की जा रही थी और कोशिश की हमने डॉक्टर शाह फैसल जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं एबटाबाद के, उनसे हमारी बात हो सके। हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी और जब कॉल पे हमारी बात हुई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा आज हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर जराइम की शरह कितनी है। तो ज़िला एबटाबाद की बात करें, ज़िला हरीपुर की बात करें, ज़िला मंसरा की, तमाम तर जो अजला हैं हज़ारा डिवीज़न के, उनमें जराइम की शरह के हवाले से हमने बात की और हमने कोशिश की कि DIG हज़ारा काजी जमीलुर रहमान से हम लोग बात करें। उन्होंने अपने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हमने अलग अलग करके हर ज़िला के DPO से रब्ता करने की कोशिश की और उनकी जानिब से आज ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हम लोग आके मौक़िफ़ नहीं दे सकते हैं। हमें IG साहब की तरफ से सख्ती से अहकामात जारी किए गए हैं। और दूसरी जानब हमारी हुकूमत हेल्थ रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती हैं। हम तो दुआगो हैं, अल्लाह करे कि KPK की जो मिसाली पुलिस जिस तरह कहा जाता है वो मिसाली बनकर दिखाए। जी नाजरीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे सदीक और अंजेब और कैसर तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।